अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कार्ड बिगस सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया और इसमें सबसे पहले मैं आपको बैक्टीरियल स्पोर्स और सिस्ट्स के बारे में बताऊंगी। बैक्टीरियल सोर्स और स्पोर्स और सिस्ट वो चीज़ें हैं जो हमारे पास अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हों तो बैक्टीरिया स्पोर्स या सिस्ट बना के जिंदा रह सकते हैं। हम देखते हैं कौन से अनफेवरेबल कंडीशन है। कहा कि ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ द ग्रोथ, जब हमारे पास न्यूट्रेंट्स ना हों, हमारी इन्वायरमेंट्स में न्यूट्रेंट्स कम हो जाएं, टेम्परेचर और पीएच भी जो होता है वो फ्लक्चुएट कर जाएं और हमारे पास पानी कम हो जाए, न्यूट्रेंट्स कम हो जाए, टेम्परेचर और पीएच हमारे पास फ्लक्चुएट कर जाएं, तो बैक्टीरिया को जिंदा रहना है। बैक्टीरिया कैसे जिंदा रहेगा? बैक्टीरिया जो होगा वो रेजिस्टेंस या डोरमेंट बॉडीज बना के जिंदा रहेगा। उसने कहा कि बैक्टीरिया के टाइप पर डिपेंड करते हुए हमने इन बॉडीज़ को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है: इंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और सिस्ट। इंडोस्पोर के बारे में कहा जा रहा है कि इंडोस्पोर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी इंडोस्पोर में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एट द हाई टेम्परेचर। इस वजह से कि इंडोस्पोर जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इस वजह से हमारे पास ये जो डॉर्मेंट बॉडीज होती है काफ़ी अरसे तक जिंदा रह सकती हैं, इवन कि 1000 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकती हैं। डॉर्मेंट बॉडीज का मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करने के लिए कवरिंग बनाई गई है इंडोस्पोर की, ये काफ़ी अरसे यानी 1000 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकती है। अगर बैक्टीरिया को फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिले तो यानी ये इसके अंदर 1000 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। आगे लिखा कि स्पोर्स डिवेल्प विद इन द वेजिटेटिव सेल। ये इंडोस्पोर की बात की जा रही है कि इनसाइड द सेल वॉल, यानी इंडोस्पोर जो होते हैं वो इनसाइड द सेल वॉल हमारे पास डेवलप होते हैं, इसलिए इन्हें इंडोस्पोर कहते हैं। इंडोस्पोर हमारे पास मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि इसमें ओरिजिनल सेल वॉल जो होता है वो अपने क्रोमोजोम को कॉपी करता है और उसके जरिए से वो इंडोस्पोर बना देता है। अब इंडोस्पोर में से वाटर को भी खत्म कर दिया जाता है और मेटाबॉलिज्म भी इसके अंदर स्टॉप हो जाती है। रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल सेल देन डिसइंटीग्रेट्स, ओरिजिनल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब ये इंडोस्पोर उस टाइम तक बना रहता है जब तक हमारे पास कोई फेवरेबल कंडीशंस ना मिले और बैक्टीरिया दोबारा से जर्मिनेट ना करें। अगर 1000 साल तक भी बैक्टीरिया को कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो हमारे पास इंडोस्पोर जो होता है वो जो होता है हमारे पास रहता है और इसको रहने की वजह ये है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास एक्सोस्पोर को। एक्सोस्पोर के पास हमारे जो है एक्टिनोमाइसाइट्स जो हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ये क्या बनाते हैं? लॉन्ग टिप्यूल्स बनाते हैं जिसे हम फिलामेंट्स कहते हैं। अब जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पुअर अमाउंट्स में मौजूद होते हैं तो ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो राउंड थिक वॉल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं। इंडोस्पोर और एक्सोस्पोर का अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो इंडोस्पोर जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस नहीं होते, जबकि हमारे पास जो एक्सोस्पोर है इसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस भी होते हैं। इंडोस्पोर इनसाइड द सेल वॉल बनता है तो एक्सोस्पोर हमारे पास आउटसाइड द सेल वॉल बनता है। एजोबैक्टर स्पीशीज और सिवरल अदर के बारे में बताया जा रहा है कि ये सिस्ट बनाते हैं। हमारे पास तीसरी टाइप सिस्ट को डिस्कस किया जा रहा है, ये भी मल्टीपल थिकन वॉल सेल्स हैं। इन सिस्ट हमारे पास जो होता है वो सिस्ट कैसे बनती है? हमारी सेल वॉल चेंज हो जाती है, हमारी सेल वॉल थिकन हो जाती है और हमारा साइटोप्लाज्म कंट्रैक्ट हो जाता है। अब हमारे पास सिस्ट जो होता है वो इतना कोई हमारे पास फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि सिस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें डेसिकेशन यानी टूटने से बचाता है या सम केमिकल्स से बचाता है, लेकिन ये हमारे पास टेम्परेचर से नहीं बचा सकता। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो हमारे पास है वो इंडोस्पोर है, देन एक्सोस्पोर है हमारे पास, और देन हमारे पास जो है हम उसे कहते हैं कि हाँ हमारे पास सिस्ट फॉर्मेशन जो फिर सबसे लीस्ट में आती है हमारे पास। डाइवर्सिटी एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया को हम डिस्कस करेंगे। उसने कहा कि बैक्टीरिया के पास 3 मेन शेप्स होती हैं: स्फेरिकल शेप, रोड शेप्ड या स्पाइरल शेप्ड। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमें ये बात पता चली है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ड्रामेटिकली अपनी शेप को चेंज कर सकता है। एक मिसाल दी जा रही है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हेलिक्स शेप्ड में भी अकर हो सकता है और स्फेरिकल शेप्ड में भी अकर हो सकता है। ऐसा बैक्टीरिया जिसकी एक से ज़्यादा शेप्स हो उसे हमें प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। देन हम देखते हैं कुकी को देखते हैं। हमारे पास कुकी के बारे में बताया जा रहा है कि कुकी का सिंगुलर कुकस है और इसे हम स्फेरिकल या ओवल शेप्ड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। कुकी के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रुप्स की फॉर्म में आकर होता है, उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि सेल डिवीजन किस प्लेन में हुई है और नंबर ऑफ द सेल कितने सेल हमारे पास मौजूद हैं। अगर हमारे पास सिंगल सेल डिवीजन हुई है, सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन हुई है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में होते हैं तो हम इसे डिप्लोकोकी कहते हैं। अगर हमारे पास जो है वो मेनी सेल्स की फॉर्म में मौजूद हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप इसे स्ट्रेप्टोकोकली कहते हैं। अगर हमारे पास 2 सेल डिवीजन हुई हैं, एक जो है वर्टिकल है दूसरे के, तो हमारे पास बैक्टीरिया जो होता है वो 4 सेल्स की फॉर्म में अकर होता है जिसे हम टेट्रॉड कहते हैं।
अगर हमारे पास 3 सेल डिवीजन हुई हैं जिसमें पहले 2 एक दूसरे के वर्टिकल है, पहली दोनों सेल डिवीजन एक दूसरे के वर्टिकल और तीसरी वाली उनके हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसे क्यूबिकल अरेंजमेंट कहते हैं और इसे हम सर्कीन कहते हैं। फिर इसके बाद अगर सेल डिवीजन इरेगुलर हो जाए तो हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो मतलब बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह बनते हैं, उसे हम स्टेफाइल कुकी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताई जा रही हैं आपके पास कुकी की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और नाइसरिया मेनिंगिटिस। ये देखिए, ये आपके पास जो है पेयर की फॉर्म में इसे डिप्लोकोकी कहते हैं, या चेन की फॉर्म में इसे स्ट्रेप्टोकोकी कहते हैं। जो हमारे पास 4 सेल्स की फॉर्म में होती है हम इसे टेट्राड कहते हैं। यहाँ पे 2 सेल डिवीजन हुई हैं, यहाँ पे 3 सेल डिवीजन हुई हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास 8 सेल्स बने हैं, इसे हम सर्कीन कहते हैं। और ये हमारे पास गुच्छे की फॉर्म में बने हैं जिसे हम स्टेफाइल कुकी कहते हैं। बैकिली के बारे में कहा जा रहा है कि ये रॉड शेप्ड या स्ट्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे ऑलवेज डिवाइड इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में डिवाइड होते हैं। अगर ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं हम इसे डिप्लोकोकिली कहते हैं, मेनी चेन्स की फॉर्म में होते हैं तो हम इसे स्ट्रेप्टोकोकी कहते हैं। कहा जा रहा है कि एक हमारे पास कुक्कोबैकिलस है, कुक्कोबैकिलस का जो एंड शेप्ड है वो स्फेरिकल है, तो इसका मतलब ये है ये कुकी से मिलते जुलते हैं, इसलिए कुक्कोबैकिले कहते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की आपके पास मिसाल दी जा रही है, जिसे हमें ई कोलाई और जेडोमोनास हमारे पास आ जाता है। स्पिरली के बारे में कहा जा रहा है कि ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्पिरली में हमने दो स्पिरली जो होता है वो सिंगल फॉर्म में आकर होता है और ये सेल्डम कभी कभार कॉलोनीज बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पाइरोचेटिस और स्पिरलियम 2 टाइप्स है जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पाइरोचेटी थिन है तो स्पिरलम हमारे पास जो होती है वो थिक होती है। स्पाइरोचेटी हमारे पास फ्लेक्सिबल है तो स्पिरलम हमारे पास रिजिड शेप्ड बैक्टीरिया है। स्पाइरोचेटी की आपके पास मिसाल है ट्रिपोनेमा पैलिडियम और स्पिरलम की मिसाल है स्पिरलम माइनस। एक तीसरी टाइप बताई जा रही है जिसमें कर्व्ड और कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है। ये इंटरमीडिएट होता है स्पाइरल और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, किसे हम विब्रियो कहते हैं, यानी विब्रियो कोलरा कहते हैं इसे। ये जो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ से मैं आपके डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। कहा कि स्मॉलेस्ट नाउन बैक्टीरिया बिलोंग टू द फाइटोप्लाज्म विच इन्फेक्ट द प्लांट्स एंड माइकोप्लाज्म विच इन्फेक्ट द एनिमल्स। कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नाउन बैक्टीरिया प्लांट्स में जो होता है वो हमारे पास फाइटोप्लाज्म होता है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, और एनिमल्स में माइकोप्लाज्म होता है जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नाउन बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को। फाइटोप्लाज्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ये स्फेरिकल शेप्ड होते हैं और इनका डायमीटर 100 से 200 नैनोमीटर होता है, यानी 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। एमसीक्यूज नंबर 3 में बताया जा रहा है कि ई कोलाई हमारे पास जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, इनका 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 1.8 माइक्रोमीटर हमारे पास ये इनका डायामीटर है, और ये पानी में यूज़ किए जाते हैं कि पानी में आया कोई फिशर कॉन्टामिनेशन यानी कोई वेस्ट और या कोई डिजीज कॉजिंग चीज़ तो मौजूद नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 4 में कहा जा रहा है कि लॉन्ग बट नैरो बैक्टीरिया वन ऑफ द लार्ज स्पीशी इज स्पाइरोचेटे पिकाटिलस, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके 250 माइक्रोमीटर लॉन्ग है और 0.5 माइक्रोमीटर थिक है। कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे तो हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा, ये देखिएगा 250 माइक्रोमीटर लॉन्ग, और कुछ जो है उनकी जो होती है थिकनेस बहुत कम होती है, जैसे कि 0.75 माइक्रोमीटर थिक। इसको कंपेयर किया जा रहा है कि अगर हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल के साथ इसको कंपेयर करें तो 8 माइक्रोमीटर डायमीटर है, यानी ये कितना एक वाइड हमारे पास डायमीटर है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो लॉन्ग है और उनका डायमीटर हमारे पास बहुत नैरो होता है। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया में ई पुल्लू पिस्कम फिशलसोनिया हमारे पास एक बैक्टीरिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। ये कहाँ पे रहता है? सर्जन फिश के गट में रहता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है सर्जन फिश के, और ये रेड सी में पाई जाती है सर्जन फिश। कहा जा रहा है कि इसकी इंडिविजुअल स्पेसिमेन जो है वो 80 माइक्रोमीटर थिक होता है और 600 से ज़्यादा माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होता है, मोर देन हाफ मिलीमीटर, मेकिंग देम विजिबल टू द नेकेड आई। हमारी नेकेड आई से जो होता है वो देखे जा सकते हैं। हमारे पास जो ई पुल्लू पिस्कम फिशलसोनी एमसीक्यूज़ हैं, सॉरी ये बैक्टीरिया है। इसके साथ मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।